सुमध्याह्न प्यारे बच्चों, गुड नून। कल व्याकरण का पार्ट 3 हमने पढ़ा और व्याकरण की पार्ट 3 था पद परिचय। पद परिचय होता क्या है, पद क्या है, अगर पद को हम शब्द में विभक्त करना चाहें तो किस तरह से करेंगे, अगर किसी शब्द को पद में विभक्त करना चाहें तो कैसे करेंगे। कल मैंने अपनी पहली वीडियो के माध्यम से आपको समझाया, लेकिन पूरे चैप्टर को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्याकरण के अंदर हम पढ़ क्या रहे हैं। क्योंकि व्याकरण एक व्यवहारिक भाषा है। क्या है? हमारी व्यवहारिक भाषा है और हमको शुद्ध और अशुद्ध का ज्ञान कराती है। हिंदी के माध्यम से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पढ़ना आरंभ करते हैं, जब तक हमको ये पता नहीं होगा कि क्या शुद्ध है और क्या अशुद्ध है, जब तक हम हिंदी को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। तो आइए हम पद परिचय के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि हम पद परिचय आखिर होता क्या है। इसमें पद परिचय के अंतर्गत व्याकरण में हमको क्या क्या टॉपिक आने चाहिए और क्या क्या टॉपिक हमारे क्लियर होने चाहिए। कल मैंने बताया था पद। तो पद को दो शब्दों से बना है, पद और परिचय। परिचय माने होता है इंट्रोडक्शन। क्या होता है? इंट्रोडक्शन। और पद को हम क्या कहते हैं? पद एक तरह का होता है शब्द। जब हम व्यंजनों के माध्यम से जब व्यंजनों को जोड़कर शब्द बनाते हैं और वो शब्द वाक्य में परिवर्तित हो जाता है, तब हम उसको क्या कहते हैं? पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद। लेकिन अगर हम किसी शब्द को यहाँ देखिएगा, जैसे मैंने लिखा है कोमल, ये क्या है? ये एक शब्द है, ये भी पद नहीं है। ये क्या है? एक शब्द। लेकिन कोमल अच्छी लड़की है। क्या है? कोमल अच्छी लड़की है। जब हम इस शब्द को वाक्य में निर्माण कर देंगे, वाक्य में परिवर्तित कर देंगे, तो ये क्या कहलाया जाएगा? यही शब्द पद में परिवर्तित हो जाएगा और उसका हमको क्या कराना है? परिचय कराना। क्या कराना है? परिचय, इंट्रोडक्शन। किसके माध्यम से? व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण के माध्यम से हमको पद परिचय कराना है कि कोमल शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है? वचन, लिंग, कारक, अव्यय, विशेषण, क्रिया विशेषण हमको सब पता होना चाहिए व्याकरण में। और जब हमको ये सारी व्याकरण के जितने भी टॉपिक है हमको पता होगा, कोई भी परीक्षा के अंदर कैसा भी पद परिचय करने को आ जाए, आप परीक्षा में एक भी अंक अपना गवा कर नहीं आ सकते। आइए, कल हमने 3 टॉपिक पढ़े थे पद परिचय में, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। क्या पढ़े थे? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। हमको क्या संज्ञा के बारे में पता होना चाहिए पद परिचय करते समय, सर्वनाम के बारे में पता होना चाहिए, विशेषण के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको कोई शब्द रख दे, खेलता है, आपको जब तक इसके बारे में व्याकरण की दृष्टि से पता नहीं होगा ना, जब तक आप उसका पद परिचय नहीं कर पाएंगे। पद परिचय। अब हम पढ़ते हैं क्रिया। देखो, क्रिया का भी पद परिचय के अंदर बहुत ही अहम योगदान है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी शब्द के माध्यम से जब हम पूरा वाक्य का निर्माण करते हैं, तो जब वाक्य के अंदर हमेशा कोई ना कोई क्रिया जरूर होती है। और क्रिया पे ही अगर एग्जाम में क्रिया के लिए आपको अंडरलाइन मिल जाए, तो सबसे पहले ये देखना है कि ये क्या है। ये है क्रिया। अगर हम देखो, आप पढ़ते हैं क्रिया के बारे में, हमने संज्ञा के बारे में समझा कि संज्ञा भी हमको पता होना चाहिए, सर्वनाम भी हमको पता होना चाहिए। हो सकता है किसी संज्ञा से संबंधित कोई शब्द आपको दे दे, उसका पद परिचय करने के लिए बोलने लगे। हो सकता है आपको सर्वनाम से संबंधित कोई शब्द दे दे, कोई पद दे दे वाक्य के अंदर, उसका पद परिचय करने के लिए बोलने लगे। हो सकता है आपको विशेषण से संबंधित कोई पद दे दे, उसका परिचय आपसे पूछ ले। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। क्रिया के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि क्रिया क्या है। क्योंकि देखो, जब तक क्रिया क्या होती है? क्रिया होती है कि किसी चीज को करना, कोई भी वस्तु है
किसी कार्य को हो रही है, होना या ना होना वही क्या हो जाता है, वही क्रिया कहलाई जाती है। कि कोई भी अगर हम कार्य करें, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं कौन सी क्रिया कर रहा हूँ, मैं पढ़ाने की क्रिया कर रहा हूँ। आप जो है क्या कर रहे हैं, आप वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप कौन सी क्रिया कर रहे हैं, पढ़ने की क्रिया कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्रिया कर रहे हैं। परीक्षा में अगर एक सेंटेंस आ जाए, सपोज करो, कल्पना करो अपने मन में कि सौरभ क्रिकेट खेलता है, ये पूरा वाक्य आपको परीक्षा के अंदर रखा हुआ मिल जाए और इस पे एक अंडरलाइन ये इस तरह से कर रखी है और परीक्षा के अंदर एग्जामिनर ये पूछता है कि बताइए खेलता है का पद परिचय क्या होगा, खेलता है का पद परिचय क्या होगा। अब देखो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्रिया कैसी है, क्रिया कैसी है, सहकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। क्रिया का हमको क्या पता होना चाहिए, भेद पता होना चाहिए कि क्रिया सहकर्मक और अकर्मक कौन सी क्रिया है। आपको पता तो होगा सहकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या होती है। देखिए सबसे अच्छी बात है सह और अ, सहकर्मक, ध्यान दीजिएगा, अकर्मक। अभी मैं क्लियर कर देता हूं, बस आपको ये समझना है स माने होता है सात और अ माने होता है नहीं। स माने होता है सात, अ माने होता है नहीं। आपने वो पढ़े उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग न उपसर्ग आता है, ठीक है, न उपसर्ग पता है ना, किसी भी शब्द के आगे अगर न आ जाए, न लगा देते हैं तो वो नहीं की ध्वनि देता है, नकारात्मक शब्द बन जाता है। तो इसी तरह से सहकर्मक होता है सात और अकर्मक का अ जो होता है हिंदी के अंदर वो नहीं का हमको ज्ञान कराता है। कर्म के साथ जो भी हो सहकर्मक क्रिया होगी। वाक्य के अंदर अगर कोई भी क्रिया कर्म के साथ होगी, कोई भी क्रिया तो कर्म कर रही है, वो कौन सी क्रिया होगी, वो होगी हमारी सहकर्मक क्रिया। अगर कोई भी क्रिया कर्म के साथ नहीं है तो वो क्रिया कौन सी होगी, न माने नहीं, होगी अकर्मक क्रिया। पता कैसे लगाएंगे देखो, सौरभ क्रिकेट खेलता है, सौरभ क्रिकेट खेलता है, एक वाक्य आपको पद परिचय करने के लिए दे दिया जाए और अंडरलाइन इस पे करी हुई है, एग्जामिनर परीक्षा के अंदर पूछ रहा है कि खेलता हुआ का पद परिचय बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वाक्य के आधार पर क्रिया कौन सी है, सहकर्मक है या अकर्मक। देखिए इसमें दो ही तरीका है, पहले खेलता है, इसके आगे सबसे सिंपल सा तरीका है क्या लगाकर हम देख सकते हैं। अगर हमें क्या का उत्तर मिल जाता है तो समझ जाइए वो क्या है, सहकर्मक क्रिया है। क्या खेलता है, क्या खेलता है, क्रिकेट खेल रहा है। देखो क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या कौन सा कर्म कर रहा है, क्रिकेट खेलने का वो कर्म कर रहा है। क्रिया कौन सी हुई, सहकर्मक क्रिया हुई। क्यों, क्योंकि वो कर्म के साथ है। हमने क्या लगा के देख लिया, क्रिया में क्या खेलता है, यहाँ पर क्या लगाकर हम प्रश्न कर सकते हैं मन ही मन में, क्या खेलता है, उत्तर मिला हमको क्रिकेट खेलता है। तो कौन सी क्रिया हो गई, सहकर्मक क्रिया हो गई। और अगर उत्तर नहीं मिलता तो कौन सी हो जाती, अकर्मक हो जाती। सौरभ खेलता है, सौरभ खेलता है। अब हम ये हटा दो, अब ये कौन सी क्रिया बन गई, हमने क्या लगा के देख लिया, यहाँ पर क्या देख लिया, क्या देख लिया, उत्तर मिल रहा है क्या उसका, नहीं मिल रहा, उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा। क्या खेलता है, अब सौरभ थोड़ी खेलता है, ठीक है, क्या खेलता है, कोई कर्म अगर यहाँ पर होता, फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, वॉलीबॉल खेलता है, तो क्या हो रहा है, अगर यहाँ पर कोई कर्म आ रहा है तो सहकर्मक क्रिया, अगर क्या खेलता है उसका उत्तर नहीं मिल रहा तो ये कौन सा है, अकर्मक क्रिया। तो कौन सी क्रिया है, ये है क्रिया सहकर्मक। क्यों है, क्योंकि हमेशा उत्तर मिल रहा है इसका, क्या खेलता है, सौरभ क्रिकेट खेलता है, तो कौन सी क्रिया हुई, सहकर्मक क्रिया। अब क्रिया का हमें पता होना चाहिए कि कौन सा लिंग है, कौन सा लिंग। लिंग
स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं ना, उभयलिंग भी होता है, और दोनों में प्रयोग होता है, स्त्री में भी उभयलिंग भी। जैसे प्रधानमंत्री शब्द है, जितने भी ध्यान दीजिएगा, जितने भी जो हैं बड़े बड़े उच्च अधिकारी के जितने भी पद होते हैं वो सारे उभयलिंग होती हैं। क्यों? डॉक्टर शब्द है, उसे स्त्री भी लगा सकती है और पुरुष भी लगा सकता है। प्रोफेसर है, उसे स्त्री भी लगा सकती है, पुल्लिंग और पुरुष भी लगा सकता है। तो लिंग कौन सा है क्रिया का? पुल्लिंग है। कैसे? सौरभ क्रिकेट खेलता है, खेल नहीं है, खेलता है मतलब पुल्लिंग। अब हमें वचन इसका होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर खेलते होता तो कौन से वचन में पहुंच जाता? तो बहुवचन में पहुंच जाती क्रिया। वचन कौन सा है इसका? एक वचन है। तो सौरभ एकमात्र व्यक्ति है जो क्या खेल रहा है? तो क्रिकेट खेल रहा है। अनेक सौरभ नहीं खेल रहे, उसके साथ कोई और नहीं खेल रहा, सौरभ क्रिकेट खेलता है। वचन कौन सा हुआ क्रिया का? एक वचन हुआ, खेलते नहीं, सिर्फ खेलता है। तो समझ में आया? अब काल हमको पता होना चाहिए क्रिया के अंदर कौन सा काल है। अब था तो है नहीं, जो बीत गया। खेल रहा है, तो खेलता है क्या मतलब है? वर्तमान में क्रिया कर रहा है। क्या कर रहा है? वर्तमान में क्रिया कर रहा है। तो कौन सा काल होगा? वर्तमान काल होगा। तो सभी को समझ में आया अच्छी तरह से? अब देखो, अब पद परिचय करते समय हमने संज्ञा पढ़ ली, सर्वनाम पढ़ लिया, विशेषण पढ़ लिया, क्रिया पढ़ ली। अब हमको क्या करना है? क्रिया विशेषण भी हमको पता होना चाहिए। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? क्योंकि देखो, छोटी छोटी जानकारी है हिंदी व्याकरण के अंदर, और सभी विद्यार्थियों को, सभी छात्रों को ये इन छोटी छोटी जानकारियों को पता होना चाहिए। पता नहीं कौन सी विषय व्याकरण का, पता नहीं उसकी कहाँ आवश्यकता पड़ जाए, और हमको पद परिचय करते समय क्रिया विशेषण के बारे में भी हमको मुख्य जानकारी पता होनी चाहिए। जैसे मैंने एक वाक्य बनाया है, पायल धीरे धीरे खाती है। पायल धीरे धीरे खाती है, और धीरे धीरे पर अंडरलाइन करी हुई है। इसका क्या पूछ रहा है वो? इसका पूछ रहा है पद परिचय। तो पद परिचय क्या है? क्रिया विशेषण में सिर्फ उसके क्रिया विशेषण के प्रकार आपको आने चाहिए कि रीतिवाचक है, गुणवाचक क्रिया विशेषण है, क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। धीरे धीरे खाती है, पायल धीरे धीरे खाती है, तो ध्यान दीजिएगा ये क्या है? इसको रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्यों? क्योंकि उसकी पायल की स्टाइल बता रहा है, करने खाने का तरीका। कैसा तरीका है? धीरे धीरे खाने का तरीका है। तो धीरे धीरे का मतलब है रीति। रीति माने होता है, इंग्लिश में कहते हैं रीति को स्टाइल। तो वो पायल कैसे खा रही है? धीरे धीरे खा रही है, स्टाइल उसकी बता रही, पूछ रहा है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए, क्रिया विशेषण के अंदर क्रिया विशेषण के आपको प्रकार आने चाहिए, बस, और कुछ आवश्यकता नहीं है। अगर धीरे धीरे आ जाए तो आपको मात्र कोई भी, क्यों? क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया विशेषण की परिभाषा तो पता है ना? क्रिया की विशेषता जो भी बताए उसको क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्रिया खाने की क्रिया हो रही है, और खाने की क्रिया कैसी हो रही है, उसकी कैसी विशेषता बताई जा रही है? उसकी विशेषता बताई जा रही है कैसी? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे का मतलब है रीतिवाचक बताई जा रही है। तो समझ में आया सभी को? तो समझ में आया अच्छी तरह से क्या क्या हमको पद परिचय करते समय क्या क्या व्याकरण के कौन कौन से विषय और कौन कौन से टॉपिक हमें आने चाहिए। संज्ञा हमको पता होना चाहिए, संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में पता होना चाहिए, विशेषण के बारे में पता होना चाहिए, क्रिया विशेषण के बारे में पता होना, क्रिया के बारे में पता होना चाहिए, और अव्यय के बारे में पता होना चाहिए। अब हम देखिए, किसी भी परीक्षा के अंदर ध्यान रखना हमेशा, पद परिचय आता है आपका 4 नंबर का, 16 नंबर की व्याकरण आती है, और 4 नंबर हर पाठ से आते हैं। 4 नंबर आएंगे आपके रचना के आधार पर वाक्य भेद से, 4 नंबर आएंगे आपके वाच्य से, 4 नंबर पूछेगा पद परिचय से, 4 नंबर पूछेगा रस से।
तो सबसे जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है इसमें वो आता है हमारा पद परिचय। पद परिचय में हमें एक समस्या आती है कि भी अगर परीक्षा के अंदर पेपर बनाने वाला ये पूछ लेता है कि इसका पद परिचय बताइए, क्रिकेट का पद परिचय बताइए या फिर सौरभ का पद परिचय बताइए, जब तक आपको व्याकरण की छोटी छोटी जानकारी नहीं पता होगी, जब तक आप अच्छी तरीके से पद परिचय नहीं कर सकते। 4 नंबर का आपका एक टॉपिक है, पद परिचय हो चाहे रचना के आधार पर हो, चाहे वाच्य हो चाहे रस हो, एक भी नंबर हमको नहीं गंवाना है। सिर्फ ये याद रखना है कि छोटी छोटी जानकारी के माध्यम से ही हमको पद परिचय करना है। तो सभी को अच्छी तरह से आया ना। तो क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया और अव्यय, ये चीज़ें आपको पता होंगी ना, तो आपको पद परिचय करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी कभी भी। और 4 में से पूरे 4 ही अंक मिलेंगे किसी भी टॉपिक में। 16 की व्याकरण है, लेखन शैली से आप 1-2 नंबर कटा सकते हैं, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं अच्छी तरह से तो एक भी नंबर आपका, एक भी अंक कोई भी चेक कर बैठ जाए वो नहीं काट सकता। क्यों? क्योंकि आपने सुव्यवस्थित ढंग से उसका परिचय कर रखा है, सुव्यवस्थित ढंग से आपने रचना के आधार पर वाक्य भेद उसका बना रखा है, सुव्यवस्थित ढंग से आपने वाच्य बना रखा है। सारे टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ना है। तो आइए अब देखते हैं अव्यय के बारे में। अव्यय क्या है? पद परिचय करते समय अव्यय के बारे में हमें पता होना चाहिए कि अव्यय क्या होते हैं। अव्यय एक ऐसे शब्द हैं जो उनका लिंग, वचन और काल से कोई संबंध नहीं रहता, जो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। जो जैसे है ना अव्यय शब्द वो वैसे ही रहेंगे, उनका लिंग, वचन, काल से कोई भी संबंध नहीं रहता है। देखिए अव्यय के बारे में। अव्यय भी 4 तरीके से, 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय आपने बड़े होंगे। पहला अव्यय संबंध बोधक अव्यय, दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मादि बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय भी होता है, क्रिया की विशेषता बताए। कैसे? रोहन अधिक दूध पीता है, पीने की क्रिया है अधिक पी रहा है, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, वो भी अव्यय ही शब्द है। क्यों? अधिक शब्द एक ऐसा है, ना तो कोई काल से उसका कोई मतलब है, ना ही लिंग, वचन किसी से कोई मतलब है, जो जैसा है ना वो वैसे ही है। तो अव्यय क्या है? तो अभी मैंने बताया ये जैसे शब्द है ना वो वैसे ही रहेंगे, लिंग, काल, वचन से इसका कोई संबंध नहीं रहता और ना ही इनमें कोई परिवर्तन होता है। पेड़ के ऊपर आम है, पेड़ के ऊपर आम है। अब देखो इसमें यहाँ पर अंडरलाइन मैंने कर रखी है, इसमें पूछने के लिए आ जाए पेड़ के ऊपर अगर आम है तो इसका बताइए पद परिचय क्या होगा। तो पहले हमको दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालना है, जोर डालने के माध्यम से आपको अव्यय के बारे में पता होना चाहिए। इसमें तुरंत विभक्ति काम करती है। क्या करती है? विभक्ति। तो संबंध बोधक विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? संबंध का, के, की, का, की, के, तो रा, रे। जिस संबंध में भी आ जाए, पेड़ के ऊपर आम है, पेड़ का संबंध किससे है? आम से। ठीक है, किससे है? उसके बारे में बता रहा है कि उसके ऊपर आम है और आम का संबंध क्या है? सीधा पेड़ से है। क्या है? सीधा कौन सा अव्यय है? के कारक चिन्ह आ रहा है, के ऊपर संबंध का, की, के, तो कौन सा अव्यय हुआ? संबंध बोधक अव्यय हुआ। कौन सा हुआ? संबंध बोधक अव्यय। ऊपर जो है ना, ऊपर भी एक अव्यय शब्द है, जो जैसा है ना वो वैसे ही रहेगा। उसमें ना तो कोई विभक्ति, कोई काल, ना लिंग, ना ही वचन, कोई इसमें परिवर्तन नहीं। कभी आपने सुना है ऊपरों चले जाओ? कभी सुना है क्या? सिर्फ ये ऊपर की तरफ चले जाओ। क्यों? क्योंकि एक अव्यय शब्द है, ना तो इसका कोई काल बन सकता। हाँ भाई क्या है? विभक्ति, वचन, कोई किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ऊपर अगर हम इसको बहुवचन में बनाना चाहे क्या बना सकते हो? क्या नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि अव्यय शब्द है, इनसे इसका किसी से कोई लेना देना नहीं, जो जैसा है ना वो वैसा ही रहेगा। तो समझ में आया अच्छी तरह से? मैं गिर गया क्योंकि वहां फिसलन थी। वाक्य कैसा है?
आपने पढ़ा है संयुक्त वाक्य का भेद कौन सा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसे ऐसे शब्द में भी ऐसे ऐसे पद में भी ये पद हैं, क्यों? क्योंकि वाक्य के अंदर ये प्रयोग हो तो पद कहलाए जाएंगे। अगर ये क्योंकि ऐसे लिखा होता अकेला तो क्या कहलाया जाता? वो कहलाया जाता हमारा शब्द। क्या कहलाया जाता? शब्द। अब एक वाक्य आ जाए आपके पास, पूछ ले मैं गिर गया क्योंकि वहां फिसलन थी। अब क्या है इसके बारे में पूछा है आपसे, इसका पद परिचय के बारे में पूछा है। मैंने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ाया था, कौन सा था वो? रचना के आधार पर वाक्य भेद। इसके अंदर मैंने कुछ समुच्चय बोधक अव्यय बताए थे। अव्यय शब्द, समुच्चय का मतलब होता है आपस में जोड़ना। या तो किसी जब हम कोई वाक्य बनाते हैं या तो एक वाक्य को वो मिला देंगे या फिर एक दूसरे वाक्य को क्या कर देंगे, वो छोड़ देंगे, त्याग देंगे। अब समुच्चय बोधक अव्यय का यही कार्य रहता है, जोड़ना और छोड़ना। क्या होता है? किसी वाक्य को आपस में मिलाना, ग्रहण करना या फिर उसको त्याग देना। आपने पढ़ा था ना समुच्चय बोधक के लिए। अब ये क्या है? क्योंकि शब्द है मैं गिर गया क्योंकि वहां फिसलन थी, ये दो वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये शब्द क्या है? ये भी समुच्चय बोधक अव्यय है। तो इसका क्या होगा पद परिचय? ना तो देखो मैंने अभी बताया है कि ऐसे शब्द अगर आ जाते हैं इनका काल लिंग वचन से कोई संबंध नहीं रहता, सिर्फ अव्ययी शब्द लिखा जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? अव्ययी शब्द। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसका ये अव्यय शब्द है, आप इतना लिख देना तो समुच्चय बोधक अव्यय, बस इसका होगा पद परिचय। और कोई आवश्यकता इसकी पद परिचय करने की और आवश्यकता है ही नहीं। अब तीसरा है विस्मयादिबोधक अव्यय। विस्मयादिबोधक अव्यय, विस्मय माने क्या होता है? विस्मय माने हमेशा विस्मय का शाब्दिक अर्थ होता है आश्चर्य। क्या होता है? अचानक। क्या होता है? अचानक। आपने देखा होगा विस्मयादिबोधक के अंदर बहुत सारे चिन्ह आते हैं, अरे, ओ, आ, उफ, ये सारे क्या है? ये एकदम हमको आश्चर्य में डाल देते हैं। इसमें डाल देते हैं, आश्चर्य के अंदर डाल देते हैं। अगर कोई आपके यहाँ पर कोई मेहमान आ जाए, कोई अतिथि आ जाए और आप जो है अपने घर के द्वार पर बैठे हुए हैं, आपकी सपोज करो आपके आ रही हैं, तो परिवार से घर में चाचा हैं, ताऊ हैं, मौसी हैं, बुआ हैं, बहुत सारे रिश्तेदार होती हैं। सपोज कर लीजिए आपकी मौसी आ रही हैं और अचानक कई साल में आई हो आपके घर। आपके घर कई साल में आप जो है गेट पर बैठे हुए विराजमान है और आप उन्हें देखकर क्या कहते हैं? ओह आज तो मौसी आई। तो आपको क्या हुआ अंदर अंदर? तो आश्चर्य हुआ। और आश्चर्य का मतलब जहाँ भी आश्चर्य हो जाए, आपको ये नहीं कि आश्चर्य ही होना है, आपको घृणा भी हो सकती है। अगर कोई ये मान लीजिए आप रोड पर जा रहे हैं, कोई कुत्ता मरा पड़ा है और कुत्ता मरा पड़ा है, देखते ही आप क्या कहेंगे? छी। अंदर ही अंदर आपको क्या होगी? घृणा पैदा होगी। वहाँ भी क्या हुआ? वहाँ भी आपको आश्चर्य हुआ, विस्मय, अंदर ही अंदर घृणा हो। जहाँ भी ऐसे शब्द आ जाए, ओ, आ, उफ, अरे, ये जितने भी सारे शब्द हैं जो हमको आश्चर्यचकित करते हैं, वो सारे क्या होते हैं? वो भी विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाए जाते हैं। तो एक सेंटेंस आता है, अगर परीक्षा में आ जाए, अरे यह क्या हुआ, और इसमें यह अरे पे अंडरलाइन करी हुई है, इसका पद परिचय आपसे पूछ लिया, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले सोचेंगे हाँ भी ये तो शब्द क्या है। और विस्मयादिबोधक शब्द का चिन्ह हमेशा ध्यान रखना, ये होगा एक डंडा और नीचे बिल्ली। अब इसका क्या है? इसका पद परिचय करना है। इसका मात्र एक ही पद परिचय है अव्यय का। क्या है? विस्मयादिबोधक अव्यय। कार्य खत्म, और कुछ नहीं करना, सिर्फ अव्यय का किसी भी व्यक्ति लिंग कारक से कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ अव्यय शब्द अव्यय ही रहते हैं, वो कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं हो सकता। तो आज आपका पद परिचय पार्ट 3 व्याकरण के अंदर आज ये टॉपिक खत्म होता है यहीं पर ही। इसकी एक्सरसाइज, इसका जो है अभ्यास जो है अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, ताकि आपका पद परिचय अच्छी तरह से तैयार हो जाए परीक्षा की दृष्टि से। परीक्षा भी नज़दीक है। अगर कोई भी किसी को कैसी भी समस्या आती है
तो निसंदेह मुझसे वो संपर्क कर सकता है। धन्यवाद।